आज है क्रैश कोर्स का भाग 6 जिसमें सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और डी मैनेजमेंट। इसमें डी मैनेजमेंट से ज़्यादा नहीं एक प्रश्न लिया गया, क्योंकि डी मैनेजमेंट का आपको जो मास्टर वीडियो एक बार चल गया, इसलिए उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कम लिया जा रहा है। और डी मैनेजमेंट थोड़ा सा इजी चैप्टर होता है, जो हम लोग का डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है उससे थोड़ा सा क्वेश्चन हम ज़्यादा ले लिए। जैसे हिस्ट्री से भी थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया, पॉलिटिकल से थोड़ा ज़्यादा विशेष ज़्यादा ले लिया गया है पॉलिटिकल से। तो पहला क्वेश्चन आपका है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि बिहार में जो किसान आंदोलन था उस पर एक टिप्पणी लिखना है। तो 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। 1920 के दशक में बिहार के जो किसान थे, 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। किसानों के प्रति उदासीन रवैया का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभा का गठन हेतु प्रेरित किया। देखिए, किसान जब 1920 के दशक में जो बिहार के किसान थे, जब किसान लोग संगठित करना शुरू कर दिए तो इसका फायदा उठाया वामपंथी दल। कौन दल? वामपंथी दल फायदा उठा करके किसान सभा के गठन करने के लिए प्रेरित किया। अब इसी के फलतूत, इसी का प्रेरित के हिसाब से 1922 से 23 में मुंगेर में, 1922 से 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा के गठन किया गया। बिहार में किसान सभा का गठन 2022 से 23 कहाँ? तो मुंगेर में। किसकी अध्यक्षता? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा के गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम भी विशेष उल्लेखनीय मिलता है कि स्वामी सहजानंद जी भी जो थे बिहार के किसान आंदोलन के नेता के नाम से भी जाने जाते थे। तो बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन 1920 के दशक में हुआ था, जिसकी इसी के तहत फिर किसान सभा के गठन किया गया। इसी के तहत वामपंथी दलों ने फायदा उठा करके इसी गठन करवा दिया। और इसके बाद किसान के लोग भी, जितने किसान के व्यक्ति थे, किसान वर्ग में जितने लोग आते थे, सभी लोग देश के आज़ादी के लिए यहाँ से लड़ाई शुरू किया था। इससे पहले भारत के जो किसान थे, भारत की आज़ादी से ज़्यादा लेन देन नहीं था, क्योंकि सब में एक संगठन ही नहीं थी। सब किसान फूट था। अंग्रेज की एक ही तो नियम था, फूट डालो और शासन करो। जब तक फूट डालेंगे तब तक हम शासन फूट डालेंगे तब तक शासन करेंगे, फूट नहीं डालेंगे तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। हेलो जी, बोलिए। जी हाँ, अच्छा ठीक है, करवा रहे हैं। +9 परमानेंट के पास ले जाइए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2। यंग इंडिया, महात्मा गांधी का नाम तो लिखनीय है। यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताइए आप। यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था। यंग पूछेगा कि यंग इंडिया क्या था, तो यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित एक समाचार पत्र था, यंग इंडिया। इसका प्रकाशन 1919 ईस्वी के अहमदाबाद से हुआ था। यंग इंडिया का प्रकाशन, ठीक है, प्रशासन अलग चीज होता है, प्रकाशन अलग चीज होता है, ठीक है। तो प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से? अहमदाबाद से हुआ था। यंग इंडिया की प्रकाशन जो था 1919 से अहमदाबाद से हुआ था। इसके संपादक महात्मा गांधी थे। इन यंग इंडिया के जो संपादक थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने अपने विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार जन जन तक के किया, हर लोग तक। इसी के माध्यम से, इसी पत्रिका के माध्यम से, इसी समाचार पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जो थे, भारत में जो लोग नहीं जानते थे, उस समय टीवी चैनल नहीं था, मोबाइल की सुविधा नहीं था, सोशल मीडिया की सुविधा नहीं था। अभी तो सोशल मीडिया है, कोई कुआं में कूद भी रहा है तो तुरंत उसको फोटो लीजिए, अपलोड कर दीजिए, तुरंत दुनिया देख लेगा उसको कि कुआं में वो
कुदरत आत्महत्या करे जा रहा है, चाहे देश में देखो ऐसे मोदी जी कर रहे हैं, चाहे देश में मुख्यमंत्री ऐसे कर रहे हैं, ये देश का ये राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे कर रहे हैं। तो अभी कोई भी घटना होगा तो बहुत ईजी हो गया है, सोशल मीडिया, आराम से मोबाइल के एक बटन टिप ले रहिए और फिर क्या कीजिए, उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी अपलोड कर दीजिए सोशल मीडिया पर, फिर आसान से उसको दुनिया पूरा देख लेगा। लेकिन महात्मा गांधी उस समय लड़ाई लड़ रहे थे जिस समय मोबाइल का प्रचलन नहीं था, जिस समय पूरा लोग टीवी के बारे में नहीं जानते थे। टीवी के बारे में हम लोग कम जानते हैं, आज से 10-20 साल पहले लोग टीवी जानते थे, टीवी क्या होता है। उससे पहले टीवी एंटीना के जो डिश आता है ना, डिश गाँव तक नहीं थी, लाइन की सुविधा है ही नहीं था, तो डिश टीवी मोबाइल टेलीविजन कहाँ से आएगा। उस समय सिर्फ एक ही साधन था, लोगों को समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित करके जन जन तक के पहुंचाना, और ये महात्मा गांधी पहुंचाए जिसके तहत हमारा देश आज़ाद हो पाया। अगर महात्मा गांधी समय समय पर अगर सही कदम नहीं उठाते तो हमारा देश नहीं आज़ाद हो पाता। हर जगह पे जहां जहां संभव हो सका महात्मा गांधी से, वहां वहां क्या किए, कोशिश किए अपना विशेष रूप से सही कदम उठाने का। तो यंग इंडिया का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। यंग यूरोप, हाँ, यंग यूरोप मैगजीन। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से वीना कांग्रेस की स्थापना, वीना कांग्रेस 1815 और कांग्रेस की स्थापना 1885 में। एओहुम कांग्रेस की स्थापना 1885। महिला दिवस 8 मार्च। महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ। वापस कब लिया गया? 1922 में वापस ले गए। किसके कारण? चौरा चौरी कांड के कारण। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी शुरू किए थे 1922 में क्या किए? वापस ले लिए। 1922 में वापस ले लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। ठीक है, 1942 में। प्रथम आम चुनाव 1952। प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव 5 साल के बाद 1957। द्वितीय आम चुनाव 1957। चलिए, हुआ आंदोलन की चर्चा करना है। ठीक है, कौन आंदोलन? हुआ आंदोलन की चर्चा करना है। यहाँ चलो, नामे अजीब है थोड़ा सा, नहीं सोने के हिसाब से खोआ रख देता है कि नहीं तो पढ़े ज्यादा लोग खाए में व्यस्त रहता। फिर चलिए, हुआ आंदोलन वियतनाम के एकीकरण हेतु। हुआ जो आंदोलन हुआ था वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ जो आंदोलन था एक धार्मिक क्रांतिकारी था। और किस धर्म के धार्मिक क्रांतिकारी था? बौद्ध धर्मावलंबियों की एक धार्मिक क्रांतिकारी था। कौन? हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? 1939 में। इसके नेता हुइनो फुसो था। हुइनो फुसो था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं का भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। इस प्रकार से यह आंदोलन जो था यह एक धार्मिक आंदोलन था, जो धार्मिक आंदोलन 1939 में शुरू किया गया था। और यह आंदोलन बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों के द्वारा शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हमारे बोध गया में हुआ था। ठीक है, यहाँ नजदीक बोध गया में। और बौद्ध धर्म के ने प्रथम अगर दीक्षा ली थी महिला तो उसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध अपने धर्म को चलाए थे, जो बौद्ध धर्म 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था। ठीक है, लेकिन जब से उसमें महिलाओं के दीक्षा दिया गया, बोले कि हमारा जो धर्म जो चलने वाला जो बहुत दिन तक चलेगा वह 500 वर्ष कम चलेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि धर्म तब तक शुद्ध होता है तब तक जहां तक के दोनों का सामान्य तरीका से
हेलो जी बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बोलिए। जीनियस करियर पॉइंट। जी पप्पू कुमार 040296@gmail.com। जी 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 व्हाट्सअप नंबर ही है। जी 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 तो ये हो गया आंदोलन खत्म। यहाँ हम चल रहे थे कि जो महिलाओं के जो होता है कि कोई भी धर्म, आज देखो बौद्ध धर्म जो चल रहा है, अब जाइए बोध गया, बौद्ध धर्म जो है ज्ञान प्राप्ति के स्थान है, वो जहाँ से गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति किए, ठीक है। और भगवान के रूप में आज गिनती होता है, उनको लोग पूजने जाते हैं, आज लोग भगवान मानते हैं। और उस जगह बोले थे गौतम बुद्ध कि जब तक हम स्त्रियों के भिक्षु नहीं बना रहे हैं तब तक ये धर्म बहुत दिन तक चलने वाला है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि हम महिलाओं के भी भिक्षा दे दिए हैं। और जहाँ महिला और पुरुष दोनों भिक्षा जाएगा तो उस धर्म में जो सत्य जो है वो ऑटोमेटिक कम जगह। आज बोध गया में शांति के लिए काम और घूमने के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं। आज देखिएगा नहीं कि कोई औसन वृद्धा और शांति के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ लड़का लड़की की संख्या देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा बोध गया में। पार्क में आप चल जाइए और कोई पार्क में फैल जाइए बोध गया के, दूगो इधर बैठल है, दूगो इधर बैठल है, दूगो इधर बैठल है, मोबाइल चल रहा है एकदम सिस्टमेटिक से, ठीक है। अब फोटो सेल्फी चल रहा है, मोबाइल आ गया तो सेल्फी का पूरा जमाना हो गया। बोध गया जाइए कभी देखिए, लेकिन गौतम बुद्ध कभी ये चीज़ नहीं छोड़ के, इसीलिए बौद्ध धर्म जाके दो भाग में बढ़ गया। आगे चल करके बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया, एक हीनयान और एक महायान। एक क्या करते थे, गौतम बुद्ध को ईश्वर मान के पूजा करते थे, एक गौतम बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते थे, एक मूर्ति पूजा करते थे, एक मूर्ति पूजा के विरोधक थे। गौतम बुद्ध इसीलिए जाकर के दो धर्म में बढ़ गया। एक मूर्ति पूजा मान रहा है, जैसे यहाँ पर मूर्ति पूजा लोग कर रहे हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। चलिए, भारतीय लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन है? भारतीय लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग, सबसे पहले विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका, न्यायपालिका और अब देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों का लेबल रख दिया गया है, तीनों का लेबल रख दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि एक पिता के अगर 3 गो बेटा है, ठीक है, तो तीनों बेटा देखिए जन्म आगे पीछे जरूर ले सकता है, लेकिन मान्यता तीनों के समान दिया जाता है। अगर एक की भी मान्यता कम दीजिएगा नहीं तो वहां पे बमाल हो जाएगा, समझ गए। लेकिन काम सबके अलग अलग है, तीनों बेटा के काम अलग अलग है, लेकिन मान्यता क्या करना होगा, एक ही देना होगा। कुर्सी एक ही, मतलब जितना मेरा जमीन का अधिकार है सबका उतना ही अधिकार रहेगा तीनों का, समझ गए। और साथ साथ में सबका काम अलग है, लेकिन कोई केरो से नीचे नहीं है, कोई भी तीनों बेटा में से कोई किसी से नीचे नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के 3 गो अंग है, न्यायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका के काम है कि कानून के निर्माण करना, विधायिका के काम है कानून के निर्माण करना। न्यायपालिका के काम है कि यह दोषी व्यक्ति को सजा देती है, यह दोषी व्यक्ति को सजा कौन दिलाएगा? न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है कि कानून को लागू करना। तो एक के काम है कानून बनाना, एक के काम है कानून को लागू करना, एक के काम है कानून को न्याय दिलाना, कानून के रास्ता पर लोगों को चलाना। जैसे मान लिया जाए कि विधायक का कानून बना दिया कि दारू जो पिएगा वो जेल जाएगा, ठीक है, दारू पिएगा जेल जाएगा। अब तुरंत आएगा उन्हें से कार्यपालिका कहेगा तुरंत लागू करो। विधायिका बना के चल गया कानून, लागू क्या करेगा? कार्यपालिका लागू करके भी चल गया। अब पकड़ाया तो सजा क्या देगा? न्यायपालिका के काम है सजा देना। तो लोकतंत्र के कितना अंग है? 3 अंग है।
कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका के काम है कानून बनाना, कार्यपालिका के कानून लागू करना, और न्यायपालिका के कानून पर चलने के लिए लोगों को न्याय दिलाना। किसका काम है? न्यायपालिका के। दलीय व्यवस्था के 3 स्वरूप बताइए। दलीय व्यवस्था के 3 स्वरूप। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो तीनों दलीय व्यवस्था के नाम बता देना। एक दल, द्विदल और बहुदल। तीन है फिर बहुत हो गया, बहुदल। हाँ, बहुत सारा दल। लोकतंत्र में विपक्षी दल के क्या भूमिका है? लोकतंत्र में विपक्षी दल के देखिए क्या भूमिका है। पहले दल समझे के चाहिए। दल के आज बोलते हैं इंग्लिश में पार्टी। ठीक है, बीजेपी, अभी जो मोदी जी सरकार बनल है वो बीजेपी दल के हैं। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार बनल है यूनाइटेड के है। नीतीश यादव आरजेडी के है, नीतीश कुमार यूनाइटेड के है। सोच गया नीतीश यादव तू आरजेडी के, लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनल कहाँ के है? यूनाइटेड पार्टी के है। अच्छा, बिहार में जो विधानसभा के सीट है, देख लो एक चीज और। बिहार में विधानसभा के 243 सीट है। कितना सीट है? हाँ, और वही बाबू मुख्यमंत्री बनता है जो 1/3 मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा सीट रखता है। आधा से ज्यादा मतलब आधा से कहीं एक ही को सीट ज्यादा रखिएगा तबे आप बन पाइएगा मुख्यमंत्री। जैसे मान लिया चुनाव लड़ा बीजेपी, यूनाइटेड, उसके बाद कांग्रेस, आरजेडी। ठीक है, आरजेडी, उसके बाद बीजेपी, यूनाइटेड, कांग्रेस, आरजेडी, उसके बाद और बहुत सारा पार्टी है। ठीक है, लेकिन मुख्य पार्टी का नाम आपको लिख देते हैं। भाजपा, बीजेपी हो गया। ठीक है, अभी सबसे जो बिहार का बड़ा पार्टी है वो आरजेडी है। ठीक है, दूसरा नंबर पर आ गया बीजेपी, पहले था यूनाइटेड। दूसरा नंबर पर पहला पार्टी कौन था बिहार के? हाँ, लेकिन मोदी जी अपना चक्रव्यूह में लाके नीतीश कुमार के तीसरा नंबर पर लेकर चला है। ठीक है, नीतीश कुमार कैमा नंबर पर? तीसरा नंबर के पार्टी बन गए। चौथा नंबर के कांग्रेस बन गया। चौथा नंबर के कांग्रेस। अब हम मांझी जी अभी एकदम चर्चित में, मांझी जी एगो बयान दे दिए हैं पंडित लोग पर, और बहुत चर्चा में अभी है। हम पार्टी, हम हिंदुस्तान मोर्चा पार्टी इनका है पूरा नाम। ये ले हैं 4 सीट। ठीक है, वीआईपी मुकेश साहनी, ये भी 4 सीट ले हैं। ठीक है, और एगो कांग्रेस अथका बोलेगो चिराग पासवान कौन पार्टी के है पता है? लोजपा, एलजेपी। हाँ, एलजेपी 1 सीट ले है। ठीक है, हादे तेजस्वी की शादी हुआ रे, तू कैसे देखता है? उसका भी शादी नहीं हुआ है, चिराग का भी नहीं हुआ है। ये चिराग जो है उसका रामविलास पासवान के बेटा है। ठीक है, किसका बेटा है? रामविलास पासवान के। पप्पू यादव के को पार्टी सीट नहीं है, अबरी हार गए पूरे जगह चुनाव। ठीक है, और एक पत्नी भी हार गई संजोग दोनों। अच्छा देखो ना, राजनीति कितना खराब चीज है। अगर मान ली कि गांव में 2 पार्टी रहता है तो आदमी तनाव होकर लड़ जाता है। और सबसे समझिए बिहार के अच्छा पार्टी में गिनती आते हैं, जो लोग के ज़्यादा सेवा करने में भी गिनती आता है, पप्पू यादव को। उसका जे पति अलग से लड़ता है, पत्नी अलग पार्टी से लड़ती है। इसका अलग पार्टी है पप्पू यादव के, और उसका पत्नी कांग्रेस से शायद लड़ती है। ठीक है, दोनों अलग अलग से लड़ता है। सोचिए वहाँ पे उस घर में ही 2 पार्टी से लड़ता है चुनाव, और यहाँ हम लोग गाँव में लड़ जाते हैं आरजेडी और बीजेपी करके। नहीं, और ये घर में है और वो भी विधायक की बात होता है। तो देखिए अभी जो है, जो सीट नीतीश कुमार, जहां समझो पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार 25 सीट ले ले, अति 125 सीट है। कितना सीट? 122 तक भी लाता तो मुख्यमंत्री बन जाते। 122 सीट लगा तो आधा से ज्यादा होता कि नहीं होता है?
122 लाएगा तो आधा ज्यादा, तो जे 122 लाएगा ना मिल करके वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये नहीं कि हम सबसे ज्यादा सीट रख रहे हैं, सबसे ज्यादा सीट आरजेडी के पास है, 80 सीट है, सबसे ज्यादा किसके पास है, तो आरजेडी वाला मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, लेकिन उससे नहीं होता है। देखेगा कि कौन मिला करके इतना पार कर रहा है तो वही बन पाएगा, अगर सब एक दूसरा से नहीं देगा तो नहीं बन पाएगा। तो बिहार में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम नहीं हो पाए सरकार में, यहाँ गठबंधन से सरकार बनल है, गठबंधन, समझ में आ रहा है, हाँ, मतलब गेठी बांध करके सरकार बनल है, एक से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, तब सरकार चल रही है हमारे बिहार के। 2 उप मुख्यमंत्री है बिहार की। तो बिहार में विपक्ष के नेता है अभी तेजस्वी यादव। विपक्ष के नेता कौन है? क्योंकि दूसरा पार्टी के पास भी सीट है, दूसरा पार्टी के पास, सबके पास भी 120 के आसपास, 119 के आसपास है। ये सबके पास कितना है? 100, हाँ रखो ना, 116 रखो, मान लीजिए 115, मतलब सेकंड नंबर पर खनिया आता है तेजस्वी यादव। सब तो विपक्ष के नेता बिहार के कौन है? तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनल है, कभी पास कर देंगे बिजली इतना, रोड यहाँ पे इतना, ये हवाई अड्डा, यहाँ पे पानी टंकी, पास करके चल गए। ई बिल, ऊ बिल, लन फन जितना बिल आता है सब पास करके चल गए नीतीश कुमार। अब विपक्ष के नेता के काम का है, विपक्ष के नेता का काम है ना कि तू कहाँ किया है और गलती दिखाना। जैसे नीतीश कुमार कहें कि दारू बंद कर दी, यहाँ नीतीश कुमार भी कहने हैं दारू बंद है बिहार में, तो अब मेरा तेजस्वी यादव क्या कर रहा है कि तोर दारू कहाँ कहाँ बंद है, रही सिखाओ, तुम्हारा दारू कहाँ कहाँ बंद है, बताइए। विपक्ष के नेता काम का है सरकार के गलती को जनता के सामने ला करके दिखाना। सरकार के, विपक्ष के नेता काम क्या है? सरकार के गलती को दिखाना। देखिए विपक्ष को बहुत बड़ा काम होता है, सरकार के हर कमी को दिखा देना जनता के सामने ला करके, हर गलती को दिखा देना, हर ओकर कामयाबी को नाकामयाब साबित करके दिखाना, ये विपक्ष के नेता काम होता है। विपक्ष के नेता बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि विपक्ष के नेता इतना पहले तगड़ा नहीं होता था, इस बार सबसे मजबूत विपक्ष के नेता पकड़ा गया, हर मुद्दे पर आवाज उठा देता है। जैसे कोई भी नीतीश कुमार काम करते हैं उसी पे आवाज उठ जाता है। मोदी जी का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पर आवाज उठ जाता है तुरंत में, क्योंकि अभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, ठीक है। जैसे जगह जगह पर आप सुनते होंगे रेप कांड के अभी भी, तो हम कैसे समझे कि हमारे जो देश में जो बेटी अभी भी सुरक्षित है? तो विपक्ष के नेता तुरंत अटैक करता है, देखो यहाँ पे ये हुआ रहा है, यहाँ पे हो रहा है, परसेंटेज क्या हो रहा है। फिर देखिए, मान ली कि पहले लोग बोलते थे कि गुंडा राज है या ये राज है, कि पहले हत्या हमेशा होते रहता था, आज भी हत्या हो रहा है। तो सर विपक्ष के नेता दिखाता है कि देखो इतना हत्या हो रहा है, आज गिनाता है उसको, पहले भी हो रहा था अभी भी हो रहा, तुम्हारे सरकार में नहीं कम हो रहा है। तो विपक्ष के नेता के काम का है सरकार के गलती को दुनिया के सामने ला करके रखना। तो कहता है विपक्ष दल सरकार के कार्यों पर निगरानी रखता है। विपक्ष दल के काम का है सरकार जितना काम कर रही है और पर निगरानी रखने का काम कौन करेगा? विपक्ष दल के नेता। कौन करेगा? तथा समय समय पर अपना विरोध प्रकट भी करेगा। विरोध मतलब समझते हैं, जरूरत पड़ने पर सरकार के विरोध करेगा। जैसे लाए शराब बंद हो जाएगा तो विपक्ष के नेता बोला नहीं शराब काहे बंद होगा, शराब बंद होगा तो महुआ कहाँ बेचेगा लोग, फिर नहीं शराब बंद हो जाएगा फिर पी के आदमी कहाँ से आएगा, थकल रहेगा फिर दर्द करने से मिटाएगा। विपक्ष के नेता ये सब आवाज रखता है कि मजदूर दिन भर काम करेगा तो थकान कहाँ से दूर होगा। तो विपक्ष के नेता ये सब रखता है, समय समय पर विरोध भी करता है। समझ गया कि मान ली कि इतना महुआ सब चुनेगा तो फिर वो क्या होगा महुआ जब दारू बनवे नहीं करेगा। तो ये विपक्ष के नेता के दिखाना है, आम जनता का आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगा, विपक्ष के नेता ही बोलेगा, वहां आवाज उठाएगा संसद में जाकर के। इसके फलस्वरूप सरकार जनता के हित में कोई कार्य करने से डरती है, तो इस प्रकार जनता के हित को रक्षा करेगा। अगर मान लिया जाए कि कोई काम हो रहा है, इसके सरकार जनता के अहित में, सरकार जो है से जनता के अहित में समझते हैं, जनता के हित में कार्य नहीं कर रही है और उससे डर रहा है, तो उसको क्या करना है? सपोर्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए जान रहे हैं कि हम जनता है और सरकार के हम अथी से सरकार टाइट है उसकी वजह से हम डर रहे हैं, तो तुरंत उसको विपक्ष के नेता उठा करके आगे बढ़ाएगा कि नहीं तुम लोग लड़ाई में आंदोलन में आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो विपक्ष के नेता वहां पे क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये विपक्ष के नेता के काम होता है। तो विपक्ष के नेता के काम समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है? तो देखो सूची जो होता है बाबू, 3 प्रकार के सूची होते हैं। कितना सूची? एक होता है राज्य सूची, ठीक है, एक होता है केंद्र सूची और एक होता है समवर्ती सूची।
ठीक है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? केंद्र राज्य के बीच सत्ता का विभाजन हो गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता के क्या हुआ? विभाजन हो गया, क्योंकि मोदी जी अलग काम करते हैं और मुख्यमंत्री जी अलग काम करते हैं। दोनों के सत्ता के क्या हो गया? विभाजन है। सभी भारत में पूरे बता रहे हैं। इसके 3 सूचियां बनाई गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में मतलब बोलते हैं कि जो केंद्र सरकार काम करेगी वो केंद्र सूची वाला काम करेगी, राज्य सरकार राज्य सूची, और दोनों मिल के जो काम करेगा उसको किस में रखा गया? समवर्ती सूची में। जैसे बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस के कौन देखरेख करेंगे? नीतीश कुमार जी। बिहार पुलिस के मालिक क्या है अभी? नीतीश कुमार। बिहार पुलिस के बहाली लेना है कि बहाली नहीं लेना है, कि बिहार पुलिस हटाइए देना है बिहार से, तो किसके पास सत्ता है? नीतीश कुमार के पास है। ठीक है। अब ये नीतीश कुमार के पास है बिहार पुलिस के बाद कि पेमेंट थोड़ा देना है कि पेमेंट नहीं देना है, तो थाना किसके अधीन में आ गया? बिहार पुलिस के अधीन में। रेलवे लाइन केंद्र सरकार, रेलवे लाइन और शिक्षा दोनों में आ गया समवर्ती सूची। मतलब केंद्र सरकार भी देखेगा और राज्य सरकार भी देखेगा, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो देखिए समवर्ती सूची क्या था, तो हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो वैसे जिसमें दोनों का निगरानी रहता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों का अधिकार रहता है। जैसे में शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, न्याय व्यवस्था हो गया, ये सब किस में आएंगे? समवर्ती सूची में। जैसे शिक्षा जिसमें राज्य सरकार के भी अधिकार है और केंद्र सरकार के भी अधिकार है, वन जिसमें राज्य सरकार के भी अधिकार है और केंद्र सरकार के भी अधिकार है। अगर मान लें कि जंगल की संख्या कम रहा है तो इसका जिम्मेदारी राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों होगा। अगर जंगल अंधाधुंध कट रही है तो इसका जिम्मेदारी कौन होंगे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगर शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रहा है तो इसमें दोनों जिम्मेदारी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगर शिक्षा मजबूत हो रहा है तो दोनों जिम्मेदारी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। यदि विवाह भी दोनों के अंतर्गत रख दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत रख दिया गया। न्याय व्यवस्था, अगर किसी व्यक्ति का न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों की कमी है, राज्य सरकार की भी कुछ कमी है और कुछ केंद्र सरकार की भी कमी है। तो दोनों का जो अधिकार होता है उसको किस में रख दिया गया है? समवर्ती सूची में। और जो राज्य के पास, मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार है उसको राज्य सूची में, और जो केंद्र सरकार के पास अधिकार है उसको केंद्र सूची में रख दिया गया। बात है समझ में? ये सब नहीं सुधरेगा सर, बेवकूफ। ये इतना मुहिम छुड़ल है थी पर भोजपुरिया गाना पर, लेकिन सुधरे वाला नहीं है अभी तक। सब भोजपुरिया धीरे धीरे सबको बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, तो भी घरे कोई सुनता है तो मना करल करो, समझ गया? कि भोजपुरिया का, भोजपुरी भी अच्छा है, अश्लील को बहिष्कार करना है, समझ गए ने? भोजपुरी जहाँ भी सुने लान फान वाला थोपिया दीजिए तुरंत में जाकर के। ट्रैक्टर वाला खास करके बजाओ ना गलत गाना है गाँव घर में, तो एकदम 2-4 तड़ाक दीजिए उसको। नहीं, भोजपुरिया सुनना है, ठीक है, लेकिन अश्लील नहीं सुनना है, जो बहुत खराब है उसको नहीं सुनना है, समझ गए? क्योंकि घर में भी हमारा परिवार होता है, उसके बीच अश्लील गाना ये सब अच्छा नहीं होता है। वैसे गाना सुनेंगे जिससे भाई बहन भी बैठ करके सुन सकते हैं, जिससे माता पिता भी बैठ के सुन सकते हैं। उसमें बहुत गाना है, भोजपुरी में, मगही में, हर भाषा में गाना है, ठीक है? वैसा गाना को सुनना है हम लोगों को। अश्लीलता को धीरे धीरे क्या करना है? खत्म करना है। देशभक्ति लगाइए एकदम, देशभक्ति तो चलते नहीं। अब बैकुंठ का स्टेटस तो रहता है देशभक्ति वाला, आर्मी वाला रहता है, आर्मी वाला रहता है बैकुंठ का स्टेटस, है ना? पूरा अच्छा है। नीतीश कुमार के तो खैर स्टेटस एकदम फाड़ू और स्टेटस, झगड़ा वाला स्टेटस रहता है। झगड़ा देखा है तो नहीं? झगड़ा नहीं जानता है? झगड़ा खेसारी लाल के गाना इतना फेमस है। पानी पानी जानते हैं? वो भी नहीं जानते हैं। सब हाँ शरीफ बन रहा है यहाँ पर, ठीक बोल रहा है।
जाके वहाँ एकदम वही गाना सुनेगा, जागड़ा पानी पानी वाला। और कौन वाला अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में? ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है जी? अभी दो गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था। हाँ, आरा वाला भी चल रहा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआती कब और कहां से हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआती 1950 राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआती 1950 में हुआ था। राजस्थान के कहां से? नागौर जिला से शुरू हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो होता है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत तैयार किया जाता है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के तहत तैयार किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट, इसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पूछेगा HDI का फुल फॉर्म, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कह रहा है इसकी तुलना जो होता है लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा, नहीं प्रति व्यक्ति, देखिए क्या क्या ध्यान रख करके HDI तैयार करता है। शिक्षा कि उस देश में कितना शिक्षा अच्छा है, उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, उस देश का स्वास्थ्य कंडीशन कितना अच्छा है, ये तीनों चीज देख करके क्या तैयार होता है? मानव विकास रिपोर्ट तैयार होता है, जिससे आप लोग के रिजल्ट तैयार करते हैं। तो आप लोग के रिजल्ट 6 को चैप्टर देखकर तैयार होता है कि आप साइंस में कितना तेज है, मैथ में कितना तेज है, और हिंदी में कितना है, संस्कृत में कितना है, इंग्लिश में कितना है। तो सब के देख करके और परसेंटेज में तैयार करता है कि फर्स्ट बिहार टॉप ये स्टूडेंट टॉप होता है ना उससे। तो उसी प्रकार HDI का भी रिपोर्ट तैयार होता है। उस सब्जेक्ट में क्या क्या देखता है? शिक्षा का देखता है। उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे है, देखो तो ठीक है, स्वास्थ्य कंडीशन भी ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छा है, तो नंबर 1 पर कर दो। अगर सब चीज में आगे है तो नंबर, तो HDI सबसे आगे किस देश का है? नार्वे का। नार्वे का HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे अग्रणी देश कौन है? नार्वे। अब भारत के देखिए कैमा स्थान, 126वां स्थान, ठीक है, 126 नंबर पर रखल गया है। क्या है? बिहार के शिक्षा व्यवस्था एकदम बहुत मजबूत है ना अभी। अब प्रति व्यक्ति आए तो कहे मत कीजिए, खूब लोग को रोजगार दे दिए मोदी जी। आज एक ही साल आते हैं 10 लाख के रोजगार सीधे, 10 लाख, और फिर तुरंत में कहते हैं 10 लाख आप फॉर्म भर दीजिए तब तक, ठीक है। नीतीश कुमार तो एक ही बार 19 लाख के घोषणा कर देते हैं। चुनाव से पहले 19 लाख नौकरी के घोषणा हुआ था, आप लोग सुने होंगे चुनाव वाला में, और 19 लाख पूरा देश में अभी तक नहीं हुआ बहाली। 2014 से लेकर 2021 तक के 2 लाख हो जाता तो बहुत हो जाता। साख क्या है? साख के मतलब होता है भरोसा, विश्वास, ठीक है। साख के मतलब भरोसा, विश्वास। साख का अर्थ होता है भरोसा और विश्वास करना। जब हम किसी व्यक्ति या संस्था का उल्लेख करते हैं तो जिसके पास हमें भरोसा रहता है उसको साख के तहत हम लोग, मतलब साख के शब्द याद रखिए कि साख के मतलब होता है भरोसा और विश्वास। उसको और कई तरीका से हम लिख सकते हैं। जिस व्यक्ति को आसानी से ऋण या आधार मिल जाता है, कहते हैं उसका साख अच्छा, क्रेडिट अच्छा होता है, बोलते हैं ना। जैसे हम बैंक गए, देखा हमको चेहरा, पैसा तुरंत दे दिया, इसका मतलब साख अच्छा है। हम कोई दुकान में गए और देखा अच्छा इससे पैसा तुरंत इनसे मिल जाता है, ऐसा करो, तुरंत सामान जो भी खोज रहे थे तो बिना पैसा उसा ले ले, गिन ले उन ले, तो इसका मतलब साख क्या है? अच्छा है, ठीक है। पैसा गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैसा गिनने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही दे देगा। तो समझिए साख क्या है? बहुत अच्छा। बैंक में गए, अब बैंक में गए, अब आसानी से हमारा ऋण मिल गया, चाहे उधार मिल गया, कर्ज मिल गया, तो इसका मतलब साख अच्छा था तब नहीं देगा। जेकर क्रेडिट खराब रहेगा वो जाएगा बैंक में, 50 दिन पहले टहलाएगा, तू आओ टहले तो रहो, चक्कर काटे तो रहो तू, जहना चक्कर पूरा हो जाएगा तहना मिलेगा, होता है ना। हाँ, जहना चक्कर चल जाएगा तहना मिलेगा, और नहीं चलेगा तो फिर जाना। हाँ। परिवार नियोजन के क्या अभिप्राय है? ठीक है, कहता है परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार के बच्चों की संख्या नियंत्रण और सीमित करना,
माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य का देखभाल करना, सब परिवार नियोजन आता है। जैसे क्या है परिवार नियोजन में कि हमारे पास क्या है कि परिवार नियोजन का यह अर्थ होता है कि बच्चों की संख्या कमी करना। जैसे मान लीजिए जन्म दर है जिसके पास एक स्त्री पुरुष के ना, एक पति पत्नी के 10-12 को हो गया बाल बच्चा, इसका भी कोटा पार कर जाता है, ठीक है। अब एक को तो उदाहरण मेरे पास है 16, 17 को, ठीक है। 16-17 को ऐसा बहुत है, ठीक है। वो परिवार नियोजन के कैटेगरी से एकदम ओवरफ्लो पर चल रहा है, तो उसकी संख्या को कमाना मतलब 2 बाल बच्चा रहे, ठीक है, नहीं रहता 16-17 को रे। हाँ, हम 2 हमारे 2 तक के तो परिवार नियोजन का नियम है, और जहाँ हम 2 हमारे 4 हुआ तो परिवार नियोजन से बाहर, ठीक है। तो परिवार नियोजन के रूल फॉलो कीजिए, 2 को ज़्यादा नहीं रहे के चाहिए, ठीक है। 4, 5, 6 को हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब 2 को पढ़ाई में पारे नहीं लगेगा, 20 को रहेगा, पढ़ाएगा कैसे उसको। लीजिए को 60 तब तक वो पैंट फट गया 20 को रहेगा तो के लिए कहा जब तक पैंट तब तक वो मौजा फटल को मौजा ले तब तक वो जूता फट गलो, बेचारा पढ़ाएगा कुछ के कपड़े में व्यस्त रह जाएगा 16 गो में। तो इसीलिए सोच समझ के काम करे के चाहिए, समझ गया। परिवार नियोजन का मतलब यही होता है कि संख्या कम रखना है, समझ गए। सुभाष के समझा रहे हैं जगह जगह बियाह होने वाला बढ़िया समझो कि 2 को तक रहना है, 3रा 4था में नहीं जाना है, ठीक है, और फिर पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा। क्रिकेट के टीम नहीं खड़ा करना है 11-12 को, औसन बहुत है। और खास करके ना इस्लाम धर्म में जाइएगा ना तो ओरा में क्या होता है कि नशाबंदी को पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, उसमें नशाबंदी नहीं होता है। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म की हम बात कर दे तो, हिंदू धर्म में तो बहुत कंट्रोल है। मुस्लिम धर्म में जितना बाल बच्चा हो रहा है ना वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए नहीं। बहुत कम स्टूडेंट रहेगा जो मुस्लिम का बाल बच्चा पढ़ पाता है, बहुत कम। आप देखिएगा आज मेरे यहीं देखो इंस्टीट्यूट में देखो, संख्या उतना ही है मुस्लिम के लगभग यहाँ पे इस एरिया में। ऐसा नहीं कि जिस गांव में से आता है और धर्म के लोग वहाँ पे मुस्लिम धर्म में बहुत नहीं है, लेकिन आपको बहुत कम मिलेगा। 10वां के बाद एकदम 100% पढ़ाई छोड़ ही देगा, बहुत कम जो बहुत ऊंचा तक जाता है, ठीक है। बाकी सब काम धाम में लग जाता है। तो ये सब काहे होता है, काहे कि संख्या पे नियंत्रण नहीं है उसका। संख्या पे नियंत्रण होगा तबे तो काम कर पाएगा। आ गया ये परिवार नियोजन से बढ़ के आइए, बिहार में अबरक कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है। तो बिहार में आपको अबरक झारखंड के समवर्ती क्षेत्र नवादा जमुई जिला में पाया जाता है। नवादा और जमुई जिला में, आप गया में भी अबरक पाया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च कोटि का अबरक, इसको क्या होता है विद्युत वाले चीज में काम आते हैं, जैसे आयरन में लगाते हैं अबरक का उपयोग हम लोग करते हैं, या बोल सकते हैं विद्युत कुचालक होने के कारण इसका उपयोग हम किस किस चीज में कर सकते हैं, विद्युत उपकरण निर्माण में कर सकते हैं। जैसे विद्युत का कोई सामान बना रहे हैं तो उसमें हम अबरक का उपयोग कर देते हैं। इसके अलावा वस्त्र निर्माण, रंग रोगन, गुलाल, अबीर आदि में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे अबीर में देखते हैं उड़ाते हैं तो चमचम करते रहता है, ठीक है। शादी भी हम जाएगा तो देखते हैं मैला वाला पूरा मुंह में लगेले रहेगी तो पूरा दूरिये से चमकत रहती है नहीं देखा है, जिसको मुरादा कहता है, एकदम दूरिये से उसको देखिए अलग तरीका से तो समझना कि वो अबरक लगेले, ठीक है। दूरी से चमकना अबरक, ठीक है। और नहीं चमक रहा है तो फिर समझना कि अथी सैंपल है, ठीक है। अगर मान ली कि सैंपल रहेगा ने शादी ब्याह में तो एकदम अलग से हट के लगेगा, ठीक है। क्या उसका सुंदरता अथी है, क्रीमे अथी तक है, ठीक है। जहाँ शादी ब्याह में साज के गया बारिश हो गया बाय मिस्टेक, अगर बाद के दृश्य देखिए, ठीक है, कितना जबरदस्त रहता है, देखा है। शादी किसी के यहाँ हो जाना है तो सबके एकदम साज के जाए। लड़कन उतना टाइम नहीं, लड़कन 5-6-10 मिनट में सट जाएगा और लड़की को साजने में कम से कम 1-1.5 घंटा, ठीक है। हमरा को जी लगता है
हम स्नान करते हैं, सरसों का तेल लेते हैं, पूरा लगाते हैं 4 दिन से। हम आज तक ना हम कोई क्रीम यूज, सैलून तक हम क्रीम यूज नहीं करते हैं। जो सैलून में होता है ना, कभी पता कर लीजिएगा जहाँ हम जाते हैं, और हम आज तक क्रीम सैलून में यूज नहीं किए हम लोग। जैसे दाढ़ी उड़ी बनाते हैं तो वहाँ भी क्रीम बिना, बोलते हैं बिना विदाउट क्रीम के बना दो, ऐसा ही पानी से, ठीक है। और बाकी लड़किन के तो वहाँ 1 से 1.5, बाकी लड़कन भी कुछ फेस वॉश कराता है, लेकिन उतने भर कराता है महीना में 1 बार 2 बार, साल भर में, या देखो कब कराता है, जब ओरा देखे आवे वाला है, बियाह में जा रहा है, ओकर भाई के शादी है, दोस्त यार के शादी में नहीं कराता है फेस वॉश, नहीं। भाई के घर में शादी है, बहन के घर में शादी है, तब हो सके करा के आवेगा, वो भी थोड़ा हीट जीट बना रहेगा तब। ऐसे सिंपल आदमी मन के नहीं कराता है सबको। और लड़की पढ़े भी आएगी तो पूरा व्यवस्था से आएगी, नहीं। इसी क्लास के दोनों को उदाहरण दिए थे रे, नाम चेंज कर देते पूरा, याद है? इसी क्लास का नाम चेंज हो गया था, पूरा स्कूल जानता था दूसरा नाम से। अरे वो अभी नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें बोल देंगे तो दूर दूर तक आवाज चल जाएगा, फिर प्रूफ हो जाएगा ना फिर इसमें। अगला परियोजना में आ जाइए कि बिहार के कोई 2 जल परियोजना के नाम बताइए, नाम लिखिए। तो बिहार का जल परियोजना है सोन नहर जल परियोजना, जो आपको दोहरी रोहतास जिले में सोन नहर पर बनी हुई है, ठीक है। और फिर कटैया जल विद्युत परियोजना, जो कोसी नदी के सहायक कटैया नदी सुपौल जिले में बनी हुई है। तो आपको देखिए, सोन नहर जल विद्युत परियोजना आपको रोहतास जिले में मिलेंगे, किस नदी पर? सोन नहर पर, ठीक है। और कटैया जल विद्युत परियोजना कटैया नदी में मिलेंगे, किस, कहाँ पे? सुपौल जिला में, सुपौल जिला में, ठीक है। बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है, कैसे ही बताना है कि जो बिहार है सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त राज्य। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई प्रकार के प्राकृतिक आपदा आते रहते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप। प्राकृतिक आपदा, भूकंप बहुत कम आती है, लेकिन बाढ़, उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से तबाह रहता है प्रत्येक साल। कोई ऐसा साल नहीं जहां उत्तरी बिहार बाढ़ से नहीं दहा हो। तो कहता है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई प्रकार के प्राकृतिक आपदा आती रहती है। यहाँ मुख्य रूप से बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, तूफान आता है, वज्रपात समझते हैं, जो ऊपर से बिजली कड़कती है, गिरती है, उसको वज्रपात बोलते हैं। भूकंपीय आपदा आते रहती है। तो बिहार के नियत बन गई है ये, मतलब हमेशा आने का कारण बन गई है। उत्तर बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से परेशान से जूझते रहते हैं, मतलब उत्तरी बिहार चला जाएगा तो लोग बाढ़ से हमेशा जूझते रहेंगे। सूखा का प्रभाव दक्षिण पश्चिमी, मध्य पश्चिमी बिहार में आपको अधिक मिलेंगे। तूफान ज्यादा उत्तरी बिहार में आपको ज्यादा मिलेंगे। भूकंप सर्वाधिक प्रभावित उत्तरी समवर्ती प्रदेशों पर, जहां नदी में बाढ़ आती है वहां पे भूकंप हमेशा आती है। तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है। देखिए बिहार झारखंड से अलग होने, तो झारखंड अमीर हो गया थोड़ा बिहार से, काहे खनिज चल गया बिहार में, अब बाढ़ चला, खनिज चल गया झारखंड में और बाढ़ चलाया बिहार में।